बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेम्स जॉयस के मशहूर ज़माना नावल पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की समरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस नावल के आगाज़ में मरकज़ी किरदार स्टीफ़न अपने बचपन के वाक़यात याद करता है। स्टीफ़न को बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। उसके वालिद उसको कहानियाँ सुनाते हैं जबकि उसकी माँ उसके लिए पियानो बजाती है। उसके अंकल और आंटी उसके लिए तालियां बजाते हैं, जिस पर स्टीफन खुशी से नाचना शुरू कर देता है। स्टीफन आशिक मिजाज साबित होता है, अपनी हमसाए एक्लेन से प्यार शुरू कर देता है। उसकी आंटी उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो लड़की मुखालिफ फिरका प्रोटेस्टेंट फिरके से ताल्लुक रखती है। स्टीफन एक दफा फिर स्कूल के वाकयात याद करता है। उसे माँ को प्यार से बोसा देने के बारे में सवाल पूछा जाता है। स्टीफन के हाँ में जवाब देने पर तमाम दूसरे बच्चे उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस पर स्टीफन डर जाता है और सवाल का जवाब ना में दे देता है, मगर बच्चे फिर उस पर हंसते और मजाक उड़ाते हैं, जिस पर स्टीफन सोचना शुरू कर देता है कि माँ को बोसा देना अच्छी बात है या बुरी बात है। फिर वो खुदा के बारे में सोचता है कि खुदा तमाम ज़बानों को समझता है और हर एक ज़बान में इंसान की दुआओं को सुनता है। उसके तमाम दोस्त चर्च जाकर दुआएं मांगते हैं और रात को वहीं सो जाते हैं, जबकि स्टीफन हॉस्टल के कमरे में सोता है। स्टीफन घर जाने के बारे में सोचता है कि उसके वालिद स्टीफन के इतना अरसा घर से बाहर रहने पर नाराज़ होंगे और उसे उसके दोस्त की तरफ से तालाब में गिराए जाने का ख्याल खौफजदा कर देता है। इन ख्यालात की वजह से वो बुलंद दर्जे के बुखार में मुब्तला हो जाता है। फिर वो अपने मरने और अपने जनाजे के बारे में सोचता है कि उसके दोस्त उसके जनाजे में स्याह मातमी लिबास पहने शरीक हैं। क्रिसमस के दिन रात के खाने पर मिस्टर कैसी और मिसेस दांते के दरमियान सियासी बहस शुरू हो जाती है। मिसेस दांते उस मिस्टर कैसे के खिलाफ बोलती है क्योंकि वह जाती और जिनसी ख्वाहिश रखते हुए आयरलैंड का लीडर नहीं हो सकता। स्टीफन पार्नेल की मौत के बारे में सुनता है। प्रोटेस्टेंट मुकद्दस मरियम का मजाक उड़ाते हैं, जबकि स्टीफन के फिरका के लोग मुकद्दस मरियम की इज्जत करते हैं और उसे हुर्मत और इज्जत का मयार और मीनारा समझते हैं। स्टीफन उस वाक़े को याद करता है जिसमें एक और बच्चे ने उसको धोखा दिया है और उसके नीचे गिरने की वजह से उसकी ऐनक टूट गई और ये लिखने और पढ़ने से कासिर हो गया, जिस पर एक उस्ताद ने उसे सजा दी। स्टीफन ने रेक्टर को उस उस्ताद की शिकायत की, जिस पर रेक्टर ने उस्ताद की सरजनिश की। इस वाक़े ने स्टीफन को पूरे स्कूल में हीरो बना दिया। स्टीफन याद करता है कि बच्चे चोरी की शराब पीते हैं, जबकि वो बोतल को छूना भी हराम तस्वर करता है। अचानक स्टीफन के घर के माली हालात खराब हो जाते हैं। वह स्कूल से कॉलेज में पहुंच जाता है और उसकी यादों में खोया रहता है। इस नावल में भी वही हालात और वाक़यात पेश किए गए हैं जो जेम्स जॉयस ही की मशहूर शॉर्ट स्टोरी आलिसे में बयान किए जा चुके हैं। माली हालात की खराबी की वजह से इसका खानदान डबलिन मुंतकिल हो जाता है। बच्चों की एक पार्टी में एक लड़की स्टीफन में दिलचस्पी लेती है। स्टीफन और वो लड़की दोनों इकट्ठे बैतुल खला में जाया करते हैं। वो उसको गले लगाकर चूमना चाहता है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। स्टीफन उस लड़की के लिए एक नज्म सीखता है और एक कॉलेज में दाखिला लेकर एक स्टेज प्रोग्राम करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की प्रोग्राम देखने नहीं आती, जिस पर वो मायूस हो जाता है। स्टीफन लड़कियों के ख्यालात में गुम रहता है और सेक्स की ख्वाहिश करता है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तवाइफों के इलाके रेड लाइट एरिया में जाता है। वहाँ पर एक तवाइफ उसको उकसाती है और उसकी सोहबत की ख्वाहिश को पूरा करती है, जिससे वो सुकून महसूस करता है। वो दुनिया की रंगीनियों में वापस आ जाता है। वो रोज़ाना सोहबत करता है लेकिन इसकी ख्वाहिश मज़ीद बढ़ती ही चली जाती है। गुनाहों के खौफ से और खुदा के अजाब से डर कर वो चर्च में जाके दुआएं शुरू कर देता है, लेकिन उससे कल्बी और जहनी सुकून कहीं भी नसीब नहीं होता। उसके दिल और दिमाग में मजहब के खिलाफ सवालात उठते हैं, लेकिन वो अपनी निजात
اسی میں جانتا ہے کہ وہ پادری کے سامنے سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ وہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا پاتا ہے۔ وہ اپنے اسکول کے چرچ میں ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے ہم جماعتوں کی تنقید اور مذاق کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اسٹیفن اپنے علاقے سے دور جا کر پادری کے سامنے سب کچھ بیان کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور پر امید ہوتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اپنی روح کو مطمئن کرنے کے لیے وہ مزید دعائیں مانگتا ہے اور پچھتاتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے خطبہ سنتا ہے۔ ایک دن پادری اسے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ نے اسے پادری کے طور پر چن لیا ہے اور اس کا درجہ فرشتوں اور شہنشاہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب اسٹیفن اس مسئلے میں الجھ جاتا ہے کہ آیا پادری بننا ایک دنیاوی آدمی بننے سے بہتر ہے یا نہیں۔ اسٹیفن پادری بننے کا فیصلہ چھوڑ کر اپنے باپ کے کہنے پر اور اپنی ماں کی مخالفت کے باوجود یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں وہ اکثر خاموش اور اداس رہتا ہے۔ وہ سمندر پر جاتا ہے اور وہاں کافی دیر تک اس کا خیال پھر جسمانی دلکشیوں میں کھو جاتا ہے اور ہر وقت اس لڑکی کے خیالات میں گم رہتا ہے۔ آخرکار وہ فنکار بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے جو کہ زبان اور قوم پرستی اور مذہب سے پاک آزاد زندگی تھی۔ ایک دن وہ بارش میں اپنی سابقہ محبوبہ کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے اور پھر 10 سال بعد دوبارہ ایک نظم لکھتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے جھگڑتا ہے جو اس کی توجہ مذہبی دعاؤں سے ہٹانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک فرقوں کے درمیان کشمکش کا شکار رہتا ہے۔ آخرکار وہ آئرلینڈ چھوڑ دیتا ہے اور آزاد خیال آرٹسٹ بن جاتا ہے اور مذہب کی تمام پابندیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ناول کے آخری سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سابقہ محبوبہ سے ملتا ہے جو اس سے پوچھتی ہے کہ تم کبھی کیوں نہ آئے، شاید تم نظمیں لکھنے میں مصروف رہے ہو۔ کچھ لمحوں بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسٹیفن آخر میں کہتا ہے کہ اس نے اسے اس دن بہت زیادہ چاہا اور یوں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔